नमस्कार मित्रों। आज एस्टेट के आपके रोल नंबर डल चुके हैं। पहले तो आप सभी अपने रोल नंबर्स निकाल लें और मैं आपके क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने की कड़ी में 2019 का आपका पेपर था। हालांकि ये 2018 का पेपर था। 6 जनवरी 2019 को हुआ था। ये टीजीटी का पेपर है, लेवल 2 का हिंदी का पेपर मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत मदद करेगा, केवल क्योंकि मैं उत्तर नहीं करवा रहा हूँ बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करवा रहा हूँ। चलिए हम चलते हैं अपने विषय पर और आप लोगों को पहले ही शुभकामनाएं दे देता हूं कि आज से जब रोल नंबर आ जाते हैं ना, उसके बाद तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए। जितना भी टाइम आप लोगों के लिए बचा है तो उसको आप पूरा यूटिलाइज कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं आपके 2019 के इस एस्टेट टीजीटी लेवल 2 का। आप इसको ये मान करके मत चलिए कि ये टीजीटी लेवल 2 का पेपर है, बल्कि ये सारे सवाल, ये सारे तरीके आपके तीनों लेवल में घूमते हैं। अगर एक सवाल किसी एक तरीके का आता है, यानी किसी में एक क्षय जो है अगर वर्ण विच्छेद के लिए आती है तो अगले में त्रय आती है और तीसरे में जय आती है और अगले में श्रेय, मतलब तीनों में से कोई ना कोई इस तरीके से आपके पेपर सेटर जो है पेपर सेट करता है। तो आइए हम सबसे पहला सवाल आपका था, आज मैंने थोड़े से सवाल लिखे हैं समय बचाने के लिए। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दीक्षा कहलाती है। यानी 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। ये पेपर मैं आप लोगों के पास भेज चुका हूं। ये पेपर आप लोगों ने पहले किया होगा। एक बार मैं सभी सवाल पढ़ रहा हूं। पहला, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक आपका गलत है, असंगत है, वो आपने छांटना है। इसी तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला था कि नापाक इरादे से की जाने वाली जो मंत्रणा होती है, मैं बता दूं उसको दुर्भी संधि कहते हैं भाई। अगर ये सवाल आ जाता है तो ये दुर्भी संधि होती है। जब भी कोई भी दो व्यक्ति, दो देश किसी तीसरे देश को अगर वो नुकसान पहुंचाने के लिए किसी दूसरे तरीके से एक गुप्त मंत्रणा करते हैं, उसको दुर्भी संधि कहते हैं। उसको दीक्षा नहीं कहते, क्योंकि दीक्षा जो होती है वो देने की इच्छा होती है और दीत्सु, फिर दीत्सु कौन हुआ? वो देने का इच्छुक हुआ। जैसे आपने मतलब इसको मैं दुर्भी संधि आप याद कर लेना। इसका मतलब ये जो पहला ही आपका जो सवाल था, ये इसके अंतर्गत यही आपका गलत था, असंगत था। दीत्सु, मुमुक्षु, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आपके बार बार आ रहे हैं। मतलब जैसे आप युयुत्सु, मैंने बताया था आपको क्लास में भी, युयुत्सु मतलब युयुत्सा युद्ध की इच्छा और युयुत्सु युद्ध का इच्छुक, दीत्सु देने का इच्छुक और दीक्षा देने की इच्छा, इच्छा के साथ जुड़ा हुआ ये शब्द था। तो यहां पर क्या था? नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दीक्षा होती है। ये बिल्कुल गलत था। मैं बाकी के भी 3 ऑप्शन पढ़ रहा हूं। उसमें था दोपहर से पहले का जो समय है उसको अपराह्न कहते हैं। अपराह्न की बजाय अपराह्न ज्यादा सही है। दोनों अगर आते हैं तो अपराह्न, उसको पूर्वाह्न कहते हैं। दोपहर बाद का जो समय है उसको अपर अहन। एक बार अगर मैं इसको अलग अलग करके मैं यहां बता रहा हूं कि अगर पूर्व अहन, अहन का मतलब दिन होता है हलंत होगी, तो ये दोनों के दोनों दीर्घ संधि होकर के पूर्वाहन बन जाएगा। लेकिन पूर्व पद में रह है, इसलिए इसको पूर्वाहन, और पूर्वाहन में से शुद्ध लिखना आता है तो पूर्वाहन आपका ठीक होगा। और अगर अपर, अपर का मतलब बाद का, और अहन दिन का अगर बाद का हिस्सा है तो उसको आप अपराहन कहते हैं। तो यहां दूसरा जो ऑप्शन था वो था दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसको लोमहर्षक कहते हैं, बिल्कुल सही है ये भी भाई। वहां पर एक बहुत लोमहर्षक घटना हुई, मतलब जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो गए, बहुत ही डरावना वहां पर सीन था। इस प्रकार की अगर कोई घटना घटती है तो लोमहर्षक उसको बोलते हैं। और चौथा था बालुका युक्त तट जो होता है, बालुका रेत को कहते हैं, और बालुका युक्त जो तट या जो भूमि होती है उसको हम सिकता कहते हैं। सिकता मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार हो सकता है आपको दिखाई दे जाए, बीच का एक मैंने जगह आपको समझाने के लिए लिखी है। सिकता सेतु आपका 9th क्लास में एक पाठ भी है संस्कृत में। सिकता सेतु मतलब रेत का पुल। आपने देखा होगा रेत का पुल, वो एक रेत के मुट्ठी पानी में डाल करके रेत से वो जो है पुल बना रहा था। तो वो आपने पढ़ लेना चाहिए, अगर किसी जो संस्कृत बैकग्राउंड के या संस्कृत पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं।
तो सिकता, ये भी आपका सही था। इसका मतलब आपका पहला, आपका बिल्कुल ऑप्शन गलत था, जिसमें लिखा हुआ था कि नापाक इरादे से की गई मंत्रणा को दित्सा कहते हैं, वो देने की इच्छा को कहते हैं, वहां दुर्भी संधि होना चाहिए था। तो दूसरा जो सवाल था आपका, इसी में आपका 32वां सवाल था सर्वनाम पदबंध। देखिए पदबंध, पदों का बंध अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो कोई विशेष काम करता है। अगर वो संज्ञा का काम करता है तो संज्ञा पदबंध हो जाता है, वो सर्वनाम का काम करता है तो सर्वनाम पदबंध हो जाता है, अगर वो विशेषण का काम करता है तो विशेषण पदबंध हो जाता है, क्रिया विशेषण का काम करता है तो क्रिया विशेषण हो जाता है, और अगर वो क्रिया का ही काम करता है तो वो क्रिया पदबंध हो जाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के पदबंध आमतौर पे माने गए हैं। तो उनमें से 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, यानी 4 या 5 शब्द मिलकर के अंतिम जो शब्द होता है, अंतिम जो पद होता है, वो निर्धारित करता है कि वो किस प्रकार का पदबंध है। यानी ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, पहला मैं ऑप्शन बोल रहा हूं कि मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। आज मैंने क्लास में आप लोगों को सर्वनाम का पद जो टॉपिक पढ़ाया था, मेरे रिश्तेदारों में से कोई, यहां तक है कोई, अंतिम जो शब्द है वो आपका कोई है, और कोई कौन है, संज्ञा की जगह प्रयोग होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऐसे में 1 पद, 2 पद, 3, 4, 5 पद मिलकर के ये एक पदबंध का काम कर रहे हैं, और यही जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है अंतिम पद। अगर अंतिम पद आपका संज्ञा होता है तो वो संज्ञा पदबंध हो जाता है। मान लिया ये कहा जाए कि लंका का राजा रावण, और यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया जाए बड़ा पराक्रमी था, तो वहाँ पर भी लंका का राजा रावण, वहां तक का जो शब्द है, वहां तक का जो पदबंध है वो आपका संज्ञा पदबंध होगा। अगर यही कहा जाएगा लंका का राजा तक अंडरलाइन कर दिया जाए और अगला शब्द रावण है, तो वो रावण को डिफाइन करेगा, लंका का राजा, इसका मतलब वो विशेषण पदबंध है। नदी बहती जा रही है, मतलब नदी यहाँ करता है और बहती जा रही है, बहुत सारे पद मिलकर के काम कर रहे हैं, वो क्रिया पदबंध है। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला, यहाँ पीट पीट कर मार डालना ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध है, मतलब मार डाला ये क्रिया है, और पीट पीट कर किस ढंग से मारा, कौन सी रीति से मारा, किस तरीके से मारा, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका मतलब जब 2 या 3 पद मिलकर के, 2 या 3 शब्द मिलकर के कोई एक विशेष काम करते हैं, वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, ये 5 प्रकार के आपके पदबंध होते हैं। लेकिन इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे कि रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले युवा, सानिध्य की ऊष्मा पहचाने। अब अगर यहाँ पर रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले, यहाँ तक अंडरलाइन होता और उसके बाद युवा था, तो युवा को बताने वाले हैं ये। इसका मतलब युवा अगर साथ में ले लिया, अंडरलाइन में, रेखांकित में ले लिया, तो ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा, और युवा से पहले पहले वाला ले लिया तो ये विशेषण पदबंध बन जाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी अंडरलाइन नहीं दे रखा था। तो अगला जो है, राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण को मार डाला। अब यहाँ पर रावण से पहले जितने भी है कि लंका के अत्याचारी राक्षस राज, ये सारे के सारे जो हैं रावण की विशेषता बता रहे, लेकिन अंडरलाइन इसमें कुछ नहीं है, तो इसलिए ये आपका विशेषण पदबंध भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो अंडरलाइन कहाँ तक है। आप अपनी कॉपी में लिख करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 5वीं मंजिल से गिरा कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी जानवर, पशु, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी आपका डिपेंड करता है कि वो अंडरलाइन कहाँ तक है। आपके पास ये पेपर है, दोबारा से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो सवाल है आपका, ये मैंने बता दिया है। इसका मतलब ये यहाँ तक का कोई तक अगर आता है तो ये सर्वनाम पदबंध है। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है, आप देख रहे हैं इसमें कि अशुद्ध संधि वाला शब्द आपने छांटना है। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अशुद्ध संधि मैंने आपको संधि सिखाई है, और व्यंजन संधि में क्या है, देखिए ये पहले पद का अंतिम वर्ण अ है और उत्तर पद का उ है, और जब अ और उ मिलते हैं, कल भी मैंने बताया था, जैसे दीप जमा उत्सव में बताया था दीपोत्सव बनता है, गंगा जमा उदक में, प्रश्न जमा उत्तर में, इस प्रकार के सिंपल से एग्जाम्पल दिए थे। तो जब अ और उ मिलता है तो ये बनेगा मदोन्मत। तो इसका मतलब आपने अशुद्ध छांटना था, तो ये तो दे ही रखा है, मदोन्मत लिख रखा है इसके सामने, इसका मतलब ये तो सही है ही। उसके बाद विद्वत जमा में मुख, मैंने एक आपको संधि सिखाते हुए ये बताया था कि पूर्व पद का
अगर अंतिम वर्ण आपका किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है और उत्तर पद का पहला वर्ण अगर पंचम है तो पहला वर्ण भी उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वो प्रथम वर्ण है उसी का पंचम बन जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था जगत जमा नाथ, तो जगन्नाथ बन जाएगा, मतलब त थ ध ध न उसी का बन जाएगा। यहाँ पर विद्वत जमा मुख है तो आपको ये पता है यहाँ पहला वर्ण है और बाद में कौन सा है, वो पांचवा है, तो ये पहला पांचवें में बदल जाएगा और त थ ध ध न बन जाएगा। इसलिए इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा ये विद्वत, मतलब त का फिर न बन जाएगा और विद्वन्न मुख बन जाएगा। ये भी आपका दिया हुआ है एज इट इज, ये सही है। तीसरे नंबर पे तत् जमा उपरांत, आप देखिए यहाँ पूर्व पद का पहला वर्ण है और उसके बाद जो अगला है जो कोई घोष ध्वनि है, मतलब कोई भी स्वर घोष होता है, तो इसका मतलब ये पहला वर्ण तीसरे में चेंज हो जाएगा और तीसरे में जब चेंज होगा और आगे वाला जो वर्ण है, आगे वाला जो स्वर है वो इसके साथ लग जाएगा, तो क्या बनना चाहिए। ये मैं बहुत बार सदुपदेश तदुपरांत बहुत बार करवा चुका हूं, हर बार पेपर में आता है, तो ये बन जाएगा त द, इसका द बन गया और ये उ इसके साथ लगे गया और ये परांत बन गया तदुपरांत। लेकिन जो आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आप ध्यान से देखेंगे वहां तदोपरांत दिया हुआ है, तदोपरांत, तो तदोपरांत जो है ये बिल्कुल गलत है, असंगत ही आपने छांटना था, अशुद्ध ही आपने छांटना था। अगला था सट जमा आयतन, ये पहला वर्ण है, आगे कोई घोष ध्वनि है जैसे यहाँ वाली बात हो गई है, तो इसका मतलब जैसे यहाँ त थ ध ध न बना दी थी, यहाँ ट ठ ड ढ न बनेगी और अगर ये अण बनेगी तो ये बन जाएगा आपका श ट की जगह ट ठ ढ ढ श न और ट का सॉरी पंचम नहीं है ये, कोई भी वो था पंचम नहीं बनेगा, इसका ट का ड बनेगा, एक का तीन वाला नियम आपका लागू होगा, तो इसका मतलब ट ठ ड ढ स डा यतन सडायतन। इसका मतलब ये चार ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए थे, इस ऑप्शन में इन्होंने तदोपरांत लिखा हुआ था, यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा कि अशुद्ध कौन सा है, तो ये आपका जो आपका तदुपरांत होना चाहिए था, तदोपरांत लिखा हुआ था, यही आपका गलत है। उसके बाद आप अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास नहीं है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखिए कौन सा पद, दूसरा पद, और दूसरे पद के अनुसार ही क्रिया लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पद जब भी प्रधान होगा उनके अंदर विभक्ति चिन्ह लगेंगे, ज़्यादातर का यही है कि वो कौन सा तत्पुरुष हो सकता है, वो कर्म हो सकता है, वो करण हो सकता है, वो संप्रदान हो सकता है, वो अलुक तत्पुरुष भी हो सकता है, वो नया तत्पुरुष भी हो सकता है, वो कर्मधार्य तत्पुरुष भी हो सकता है और वो आपका द्विगु तत्पुरुष भी हो सकता है। ये सारे के सारे तत्पुरुष के भाग है क्योंकि इनके अंतर्गत दूसरा पद ही प्रधान होता है। तो चलिए एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये मैंने लिख दिए, ये मैंने आपको समझा दिए, इनके सही उत्तर भी मैंने आपको बता दिए। एक बार मैं इनकी एक छोटी वीडियो सीधे उत्तर के दोबारा भी डाल रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, तत्पुरुष समास में वाक चातुर्य, वाक चातुर्य जो होता है, देखिए वाणी का चातुर्य, इसका मतलब का लग गया, का लग गया तो विभक्ति चिन्ह अगर बीच में आ गया तो तत्पुरुष का है ही। दूसरे नंबर पे तीर्थाटन, मतलब तीर्थों पर आना, मतलब जो घूमना फिरना है उसको हम कहते हैं, मतलब पर, इसके अंतर्गत भी आपका विभक्ति चिन्ह लग गया। उसके बाद है आपका अरण्य रोदन, अरण्य में रोदन, अरण्य कहते हैं जंगल को, रोदन का मतलब रोना। कई बार अरण्य रोदन एक मुहावरे के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है और अरण्य रोदन का मतलब होता है व्यर्थ का काम करना, जैसे आप जंगल में अकेले हैं, रोए जाओ कोई नहीं सुनने वाला, अरण्य रोदन वो व्यर्थ का काम करना है कि आपकी सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर है अरण्य में रोदन, मतलब जंगल में रोना, तो यहाँ पर भी आपका में विभक्ति चिन्ह लगा है तो तत्पुरुष में ही लगेगा वो। तो उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका मीन केतु। याद रखिए मीन मछली को कहते हैं और केतु झंडे को कहते हैं। कई बार मैं क्लास में भी आप लोगों को समझाता हूं कि मान लिया ये कोई मछली है, एक प्रकार से आप यूं समझ लें, तो ये आपकी मछली है, ये इसके ऊपर आपने झंडा लगा दिया, कोई भी झंडा लगा दिया। जब मछली और झंडे के दोनों पर्यायवाची जब भी जोड़ते हैं वहां पर आपका कामदेव का पर्यायवाची बनता है। तो आपका ये जो है मीन केतु सीधा सा मतलब है कामदेव के लिए प्रयोग हुआ है और इसके अंदर बहुब्रीहि समास है, ना कि आपका तत्पुरुष समास, यानी कि अन्य पद प्रधान है। मीन केतु कहते हैं
क्या नाम है, जो आपका कामदेव है, सॉरी, मनमथ, मन को जो मथ डालता है, मनसिज, मनस में यानी मन में जो पैदा होता है, मन के द्वारा जो पैदा होता है, या यूं कहिए मन से जो पैदा होता है उसको मनसिज कहते हैं। एक जगह शायद मैंने किसी उसमें मनसिज जो है सरसिज की जगह मनसिज शायद बोल दिया है, उसको भी आप ठीक कर लें। यानी सरसिज कमल होता है और मनसिज जो होता है वो यही आपका कामदेव को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल ये है, इसलिए ये अलग होगा। इन तीनों के अंतर्गत जहां पर भी विभक्ति चिन्ह लगता है, जिनके बीच में विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह लग जाए, वो आपका तत्पुरुष का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद असंगत आपने छांटना है, और असंगत भी आपने ऐसे छांटना है कि इनके अंतर्गत कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव और तत्सम का इसने जोड़ा दे रखा है। जैसे मान लिया वार्ताक बैंगन, हाँ अंग्रेज संस्कृत में इसको वार्ताक कहते थे, अब बैंगन बन गया। व और बै दोनों एक दूसरे से थोड़े बहुत कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कहीं ना कहीं नजदीक हैं। तो इसका मतलब वार्ताक बैंगन ये सही है, बैंगन अब तद्भव है, वार्ताक जो है वो तत्सम शब्द है। उसके बाद लोहमशा लोमड़ी, जी नहीं, लोमशिका कहते हैं। अगर आप लोमड़ी का पर्यायवाची देखें तो लोम जो पहला जो रूप है संस्कृत में इसको लोमशिका कहते थे, लोमशिका। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है लोहमशा, गलत है, लोमशिका लोमड़ी को कहते हैं, इसलिए आपका यही जो ऑप्शन है वो गलत है, असंगत है। आगे दिया हुआ है मस्तक को माथा कहते हैं, बिल्कुल सही है। और शंठिका सोंठ को कहते हैं, जो सूखा हुआ आपका अदरक का भाग होता है उसको सोंठ कहते हैं। और इसको संस्कृत में जो पहले कहते थे, इसका संस्कृत का जो रूप है अर्थात जो तत्सम रूप है उसको शंठिका कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको एक बार तो 35 तक समझ में आ गए होंगे। अगले 10 सवाल फिर मैं करवाने जा रहा हूँ। अशुद्ध आपने छांटना है। मैं बीच में एक बार मैं इन सभी शब्दों को एक बार साफ कर रहा हूँ ताकि उधर वाले सवालों को मैं समझा सकूँ आपको। तो उसमें दिया हुआ है विद्वता गीतांजलि। पहली बात तो यह है कि गीतांजलि तो बिल्कुल क्लियर तौर पे गलत है, क्योंकि अंजलि जो शब्द है गीतांजलि में, अंजलि में छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी नहीं आएगी भाई, समझ लें इसको। मतलब गीतांजलि ऐसे लिखा जाएगा, गीतांजलि। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि गीतांजलि आपसे जब भी किसी जगह पे पूछा जाए इस तरीके से, मतलब यह की बिंदी बनती है, मतलब गीतांजलि, इसके बाद अगर ये ज है, च छ झ झ, ये इसका पंचम होता है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि एक बार आपका अकिंचन शब्द ऐसे ही लिख करके आया था, अकिंचन, ये नियम है, इसका ये पंचम होता है, इसका ये पंचम होता है, ये चाहे पहला दूसरा तीसरा कोई भी हो। तो गीतांजलि हो सकता है इस तरीके से लिखा कहीं आ जाए, तो उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। वैसे छोटी की मात्रा आती है, इसलिए ये आपका गलत है। हालांकि विद्वता को भी गलत निकाल रखा है, तो गीतांजलि तो प्योर आपका गलत है। उसके बाद जो 4 ऑप्शन थे उसमें आपके अगर आप देखेंगे पक्षीगण, जी हाँ, पहले भी मैंने एक बार आपको बताया है कि पक्षी अगर अकेला पूछा जाता तो बड़ी ई की मात्रा आती, समझ लें एक बार। ये पक्षी अगर अकेला पूछा जाता तो ऐसे है, और जब भी ये पक्षीगण होता है तो छोटी ई की मात्रा बन जाती है, ठीक है। उसके बाद स्वामी भक्त भी ठीक है। तो आपका गीतांजलि और विद्वता ये दोनों के दोनों गलत माने गए हैं यहाँ पर। वैसे गीतांजलि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। उसके बाद तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें लाओ, यहाँ पर कुछ को अंडरलाइन कर दिया गया है और आप लोगों से सवाल में पूछा क्या गया है, एक बार बता देता हूँ कि इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। आज सार्वनामिक विशेषण के सारे भाग मैंने आपको बताए। सर्वनाम जब मैं बता रहा था वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण भी मैंने आप लोगों को बताया था, आप उसके साथ जोड़ करके देखें। तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए, तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए, यानी इनमें से आपको सार्वनामिक विशेषण, मतलब उसके तुरंत बाद ये जो किताबें हैं ये संज्ञा शब्द है, और जो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द से आगे लग करके मतलब उसकी विशेषता को प्रकट करता है तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसका मतलब कुछ किताबें, तो किताबों से पहले कुछ लग करके उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण है। आप 4 ऑप्शंस देख लेना, उन्हीं में से आपका हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है। आप लोगों के सामने गरुड़ का पर्यायवाची
4 लिख रखे हैं, अहिभोजी, वैनते, हेरंब और खगनाथ। अगर आप देखें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अहिभोजी। अहिभोजी जो है वो मोर को भी कहते हैं और अहिभोजी जो है वो गरुड़ को भी कहते हैं, मतलब जो सांप को खाता है। अहिभोजी जो होता है सांप को खाने वाले को कहा जाता है। तो सांप को मोर भी खाता है और सांप को आपका गरुड़ भी खाता है। आपने राम की कथा सुनी होगी जहाँ पर नागपास में जब बंधे होते हैं लक्ष्मण, तो उस टाइम पे आकर के गरुड़ जी उसके सभी सांपों से उनका निवारण करते हैं। तो इसका मतलब अहिभोजी इसलिए इसको कहा जाता है। वैनते, विनीता का पुत्र था वैनते, गरुड़ जो है उनकी माता का नाम विनीता था, इसलिए विनीता के पुत्र को वैनते कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ये सही है। तो आपने छांटना था गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है, मतलब गरुड़ का पर्यायवाची नहीं, तो वो आपने छांटना था। तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका हेरंब, और हेरंब कहते हैं भैंसे को भाई। भैंसा जो होता है, तो भैंसे को जब आप हेरंब कहते हैं तो सीधा सा मतलब है ये पक्षी तो हो नहीं सकता। और अंतिम जो है वो खगनाथ, ख ग, वैसे भी ग का मतलब गमन करना और ख का मतलब होता है आसमान। जो आसमान में गमन करता है उसको खग कहते हैं, अर्थात पक्षी कहते हैं। और पक्षियों का नाथ, पक्षियों का स्वामी, सबसे बड़ा इनका देवता जो है गरुड़ माना जाता है, इसलिए खगनाथ तो इसका पर्यायवाची है। तो ऐसे में आपका सही ऑप्शन जो है हेरम होगा, जिसका मतलब भैंसा होता है। उसके बाद अगला वयोवृद्ध में संधि आपको बतानी थी। वयोवृद्ध, ये जो शब्द है वय, कल भी मैंने बताया था, और वृद्ध मतलब वय मतलब उम्र में जो बूढ़ा हो गया हो, तो इसका मतलब विसर्ग के बाद व आया है, ये एक घोष ध्वनि है ऐसे में, और इससे पहले अ है। कल भी मैंने बताया था कि वहाँ पर ये जो है वयोवृद्ध इस प्रकार से आपका शब्द बन जाएगा। तो वयोवृद्ध जो है आपका यहाँ पर विसर्ग संधि है, इसमें आपको स्वर संधि लिख रखी है, एक आपकी वर्णागम संधि है। मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि वर्णागम संधि होती क्या है। जैसे मान लिया मूसल जमाधार में मूसलाधार, अपने आप कहीं से आ गया, ये भी वर्णागम है। और स्वरागम संधि इसको हम कहते हैं। और आजमा में छादित में आच्छादित, उसमें चय का अपने आप आगम हो गया, तो उसको भी आप कहेंगे कि ये वर्णागम संधि है। इसलिए वर्णागम तो है ही नहीं, विसर्ग संधि ये आएगी या व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। तो उसके बाद अगला जो सवाल है 40वां, कि दो उपसर्गों के योग से जो नहीं बना है उसको आपने छांटना है। दो उपसर्गों के योग से नहीं बना है। अब आप अगर ये पहला जो शब्द देखेंगे, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं। आपने देखा सारोपा, मतलब स आ, और कहीं न कहीं मतलब स आ और रोपा, रोपण से ये शब्द बना है। तो यहां पर दो उपसर्ग हैं। और दूसरे जो शब्द है आपका, इसमें सहगामिनी, सह उपसर्ग है, और गमन जो है, गमन शब्द से ये आपका अगला शब्द बना है। तो आप बताइए दूसरा उपसर्ग तो है ही नहीं इसमें, गमन क्रिया को तो आप तोड़ नहीं सकते। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है इसमें पुनरुद्धार, एक उपसर्ग है पुनर, ये उपसर्ग है। उसके बाद उत, उत उपसर्ग है, मतलब ये उद्धार जो है, उत या उद, सही उपसर्ग तो उद होता है, और उसके बाद हार शब्द होता है। मैंने जब भी आपको एक उत जमा हरण से उद्धरण बना करके दिखाया था, तत् जमा हित से तद्धित बनाया था, और मैंने एक बात बताई थी कि त के बाद जब भी है हल आता है, उस हल का आपने तोड़ मरोड़ करके धनुष बना देना है। तो ये वही एग्जाम्पल है। मतलब ये देखिए पुनरुद्धार इस प्रकार बनेगा, पुनरुद्धार, ये तय की दह बन जाएगी, इसके बाद इसकी दह बन जाएगी पुनरुद्धार। तो इसमें एक उपसर्ग तो उत या उद है, एक पुनर उपसर्ग है, दो उपसर्ग हो गए। तीसरा जो ऑप्शन इसके अंतर्गत दिया हुआ है, चौथा जो है वो है आपका समाधि। आप देखिए ये समाधि शब्द लिखा हुआ है, तो समाधि जो है वो सम प्लस आ और प्लस धी, इन तीन शब्दों से जुड़ करके, इसमें भी दो उपसर्ग है, सम और आ दो उपसर्ग है। केवल सहगमन यानी सहगम जो आपका ऑप्शन था सहगामिनी, गमन के साथ ई प्रत्यय लगने पर अपने आप आ का आगमन हो जाता है। तो ये जो है सहगामिनी में दो प्रत्यय, दो उपसर्ग नहीं है भाई। उपसर्ग का मतलब जो आगे लग करके उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला जो शब्द है अशुद्ध, आपने वाक्य चुनना है।
अशुद्ध वाक्य आपने चुनना है। मैं 4 वाक्य बोल रहा हूं। पहला है, आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। आनंद की अनुभूति होती है भाई, कभी आनंद का आभास नहीं होता, आनंद की अनुभूति होती है। तो इसमें आपका आनंद की अनुभूति हुई, यही गलत है। दूसरा जो है, मेरठ में कई दर्शनीय स्थल है, बिल्कुल सही है। यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए, ये भी सही है। और मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूं, ये भी सही है। उसके बाद आप चलिए 42वां जो सवाल है, किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ। कल भी मैंने बताया था, वृत्ति का मतलब अर्थ, वृत्ति का मतलब प्रकार, वृत्ति का मतलब अंग्रेजी में मूड, मतलब क्रिया का क्या मूड है। उसमें आपको इच्छार्थ वृत्ति मतलब इच्छा किससे, भगवान से की जाती है। मे ही लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने छांटना है। अंग्रेजी वाले समझ ले, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी ईश्वर तुम्हारा भला करे, सीधा सा मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इच्छा है भगवान से, भगवान तुम्हारा भला करे, यही आपकी इच्छार्थ वृत्ति है। उसके बाद अगला जो आपका एग्जाम्पल है, मेरे सामने ये बुक रखी हुई है, मैं इसी में से आपका पेपर एक बार पढ़ रहा हूं। निम्न में से भाववाच्य चुनिए। मैंने यहां लिखा है, अगला जो सवाल है वो भाववाच्य का है। और कौन सा भाववाच्य चुनना है, मैंने कल भी बताया था कि जो भाववाच्य होता है उसमें से या के द्वारा लगता है, नहीं लगता तो भी अंडरस्टूड होता है। जैसे हिंदी भारत में बोली जाती है, से या के द्वारा कर्मवाच्य में या भाववाच्य में लगता है, कृतवाच्य में नहीं लगता। एक बार मैं सारे वाक्य आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं कि गर्मियों में रोज नहाया जाता है। नहाना आपकी सकर्मक नहीं है, नहाना क्रिया अकर्मक है, इसलिए गर्मियों में रोज नहाया जाता है। और जहां पर नहाया जाता है कोई तो होगा नहाने वाला, लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, जिसके द्वारा भी है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, वो द्वारा थोड़ा सा है, आपको समझना पड़ेगा। यही वाक्य आपका भाववाच्य का है। दूसरा वाक्य है, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। यहां पर भी द्वारा आया हुआ है, से आया हुआ है, इसका मतलब यहां पर ये कर्म है, क्योंकि कहानी यहां पर कर्म है, कर्मवाच्य का है। तीसरा, कुत्ता सारी रात भौंकता है, ये आपका कृतवाच्य का है। किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, ये भी द्वारा आ गया, और फसल इसमें कर्म है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य है। उसके बाद आपका संकर शब्द आपने छांटना है। देखिए यहां पर शब्द लिखा हुआ है संकर शब्द। पहला, मैं चारों के चारों एक बार ऑप्शन आपको समझा रहा हूं। संकर का मतलब कोई भी 2 भाषाओं का शब्द, 2 भाषाओं का मिलकर के जब हिंदी में कोई शब्द प्रयोग किया जाता है उसको आप संकर कहते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है हिंदीकरण। हिंदीकरण ये आपका एक। दूसरा है इसमें विज्ञापन दाता, विज्ञापन दाता। तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका डबल रोटी, डबल रोटी। और चौथा जो है आम चुनाव, आम चुनाव। इनमें से आपको एक अलग छांटना है कि जो आपका नहीं है संकर, मतलब 2 भाषाओं का नहीं है। आम चुनाव, आम और खास, खास मतलब ये तो आपका हिंदी का तो है ही नहीं, आम का उल्टा खास होता है, इसका मतलब समझ लीजिए ये फारसी का है। और चुनाव किसी दूसरी भाषा का है। इसका मतलब आपने छांटना क्या था कि जो आपका 2 भाषाओं से मिलकर के नहीं बना, ये तो मिलकर के बना है। ये आपका चुनना मतलब जो चुनाव करना है ये आपका संस्कृत का शब्द है और ये आपका फारसी का शब्द है, इसलिए 2 भाषाओं का है। डबल, DOUBLE, आप सभी को पता है डबल। और रोटी, इसका मतलब ये आधा अंग्रेजी का आधा दूसरी भाषा का है, ये भी आपका संकर है। विज्ञापन, अज्ञे जिसमें आ गया, और देना जिसमें आ गया, इसका मतलब एक ही भाषा के, संस्कृत से निकला हुआ शब्द है, इसलिए 2 भाषाओं का नहीं है, यही आपका सही ऑप्शन होगा। और हिंदीकरण, हिंदी भाषा फारसी का शब्द है भाई, और करण करना क्री धातु से बना है, ये कहीं ना कहीं संस्कृत के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपका अंतिम है, वह दिन भर लिखता रहा। और वाक्य में आपको ये वह दिन भर लिखता रहा, इसमें कौन सा वह दिन भर लिखता रहा, आप एक बार बताइए। इसके अंतर्गत दिन भर समय को नहीं बता रहा है, काल को नहीं बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से ये आपके मैंने सारे एक बार सवाल करवा दिए, 45वां है, ये कालवाचक है, इसलिए आप इस पेपर को दोबारा से करें। आप लोगों के पास सीधा एक बार छोटे में मैं भेजूंगा 5 मिनट की अलग से वीडियो बना करके, ये पूरा पेपर को सोल्व करते हुए सीधे उत्तर बताऊंगा उसमें,
तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।